एडिशन वॉर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एनसीईआरटी की एक विशेष सीरीज। दोस्तों, एनसीईआरटी की इस विशेष सीरीज में जो पहली एनसीईआरटी मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ वह आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में जो समझ है उसको और ज़्यादा अच्छा बनाएगी। दोस्तों, यह एनसीईआरटी कक्षा 12 की समकालीन विश्व राजनीति एनसीईआरटी है। दोस्तों, इस एनसीईआरटी के माध्यम से हम आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में आपके बेस को मजबूत करने का काम करेंगे। तो दोस्तों, आइए एनसीईआरटी की शुरुआत करते हैं इसके पहले अध्याय से। दोस्तों, इस एनसीईआरटी का पहला अध्याय जब आप देखेंगे तो उस अध्याय का नाम है शीत युद्ध का दौर। दोस्तों, एनसीईआरटी को एक अलग अंदाज में डिस्कस करने का मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। साथियों, आप जानते हैं कि एनसीईआरटी आपको गूगल प्ले स्टोर से आराम से आसानी से मिल जाती है, जहां आप डाउनलोड करके उसको पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। तो साथियों, जब आपके लिए एनसीईआरटी इतनी सुलभ है तो फिर मैं यहाँ क्यों हूँ, आपके सामने मैं क्यों आया हूँ एनसीईआरटी को एक अलग अंदाज में पेश करने के दावे के साथ। तो दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी की बुक पीडीएफ के रूप में आप सबके पास सर्वसुलभ है, उसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी को अगर आप खुद से ही पढ़ते हैं तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ आपसे इसलिए मुखातिब हूँ कि एनसीईआरटी को आपको मैं इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आप एनसीईआरटी को न सिर्फ पढ़ें बल्कि एनसीईआरटी को सोचने लग जाएं। दोस्तों, जैसे हम बात करेंगे शीत युद्ध की, दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की, भारत अमेरिका संबंधों की और रशिया अमेरिका संबंधों की, और आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है उससे अमेरिका का रशिया से वहाँ क्या कनेक्शन है, क्यों अमेरिका यूरोप को सपोर्ट करता है, आखिर क्यों नेटो का बार बार जिक्र आ रहा है, यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की बात क्यों आ रही है, ये सारी चीज़ें आपको इस एनसीईआरटी की इस एक चैप्टर से समझ में आ जाएगा। यानी कि कहने का सिर्फ अर्थ ये है कि मैं आपको एनसीईआरटी इस लिहाज से पढ़ाऊँगा कि एनसीईआरटी को आप सोचने लग जाएंगे। तो दोस्तों, एनसीईआरटी की इस नई जर्नी में आप सबके साथ मैं शुरू करूँगा एनसीईआरटी के पहले अध्याय से, समकालीन विश्व राजनीति। यह कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की एनसीईआरटी है। तो चलिए आइए पहले अध्याय से इसका श्री गणेश करते हैं। दोस्तों, पहला अध्याय जैसा कि मैंने बताया शीत युद्ध का दौर है। एनसीईआरटी को आप अपने सामने रख लेना या इसको एक बार पढ़ लेना, फिर इस वीडियो को आप देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपकी स्क्रीन पर एनसीईआरटी की बुक नहीं, इसका एक शॉर्ट नोट्स चल रहा होगा। तो दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं इसके पहले चैप्टर से। इसके पहले चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर। आइए दोस्तों, हम ये जान लेते हैं कि इसके पहले चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से दो महाशक्तियों यूएसए और यूएसएसआर का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में रहा, तथा विश्व के विभिन्न हिस्से किस तरह से शीत युद्ध की समरस्थली में तब्दील हुए। साथ ही जानेंगे हम चर्चित क्यूबा मिसाइल संकट की, और इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में, और जानेंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन किस तरह से दोनों राष्ट्रों यानी कि यूएसए और यूएसएसआर के दबदबे के लिए चुनौती बन सका। और साथ ही जानेंगे कि गुटनिरपेक्ष देशों द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास कैसे किया गया। और साथ ही इस अध्याय में आगे हम देखेंगे कि किस तरह से इन दोनों देशों से अर्थ है यूएसए और यूएसएसआर का, इन दोनों देशों ने इन गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपने आर्थिक विकास और राजनीतिक स्वतंत्रता का साधन कैसे बनाएगा। साथ ही बात करेंगे भारत के संदर्भ में, कि जानेंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का मूल्यांकन क्या होगा, और साथ ही चर्चा करेंगे कि भारत के हितों की रक्षा में गुटनिरपेक्ष नीति किस सीमा तक सफल रही। तो दोस्तों, इस पूरे चैप्टर का ये पहला वीडियो है। पहला वीडियो काफ़ी शॉर्ट में बनाने की कोशिश की है मैंने, और शॉर्ट में ही आपको दो घटनाओं के बारे में आपको विस्तृत जानकारी मैं देना चाहता हूँ। पहला घटना जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं शीत युद्ध, और दूसरी घटना है शीत युद्ध की ही एक जो चरम घटना थी क्यूबा मिसाइल संकट,
उस पर चर्चा। इस वीडियो में सिर्फ इन्हीं दो मुद्दों पर चर्चा होगी, शीत युद्ध पर और क्यूबा मिसाइल संकट पर। अगले वीडियो में हम दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो पहले वीडियो के अपने जो दो टॉपिक्स हैं, शीत युद्ध और क्यूबा मिसाइल संकट, उसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। दोस्तों चलिए प्रारंभ करते हैं कि शीत युद्ध क्या है। दोस्तों 1939 से 1942 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम के साथ हुई, जिसकी विभीषिका से पूरा दुनिया कांप उठी। और उसकी विभीषिका के बारे में जब आज हम बात करते हैं तब भी हमारा कलेजा कांप उठता है। दोस्तों ये घटना है जापान की हिरोशिमा और नागासाकी की। दोस्तों 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए। एक का नाम लिटिल बॉय, दूसरे का नाम फैट मैन था। अमेरिका के परमाणु बम गिराते ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और शीत युद्ध का आरंभ हो गया। साथियों द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग सभी ताकतवर देशों ने भाग लिया। इसका विस्तार यूरोप के बाहर के इलाकों में भी रहा। दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, बर्मा, भारत के पूर्वोत्तर के हिस्से भी इसके जद में आए। साथियों आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 2 विरोधी सैन्य गठबंधनों के बीच लड़ा गया था। एक का नाम था मित्र राष्ट्र और दूसरे का नाम था धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों की अगुवाई अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे तथा धुरी राष्ट्रों की अगुवाई जर्मनी, इटली और जापान कर रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जीत हुई और धुरी राष्ट्रों की हार। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से ही प्रारंभ होता है शीत युद्ध। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से ही वैश्विक राजनीति के मंच पर 2 महाशक्तियों का उदय हुआ, जिसका नाम था, उन दोनों का नाम था अमेरिका और सोवियत संघ। साथियों शीत युद्ध क्यों प्रारंभ हुआ था? शीत युद्ध दुनिया में वर्चस्व को लेकर इन दोनों देशों का अपना अपना वर्चस्व दुनिया पर साबित करने का एक परिणाम साबित हुआ। दोस्तों जापान पर जो परमाणु हमला अमेरिका द्वारा किया गया था, उसके संबंध में 2 तर्क दिए जाते हैं। एक तर्क है अमेरिका के समर्थकों का, दूसरा तर्क उसके आलोचकों का। आइए जानते हैं अमेरिका के समर्थक इस हमले के बारे में क्या तर्क देते हैं। साथियों अमेरिका के समर्थक इस हमले के तर्क में यह बात कहते हैं कि अमेरिका युद्ध को जल्दी से जल्दी रोकने तथा अमेरिका और साथी राष्ट्रों की आगे की जनहानि को रोकने हेतु परमाणु बम गिराया, जो जरूरी था। और इस हमले के आलोचना में लोग कहते हैं कि अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है। अमेरिका सोवियत संघ को एशिया तथा अन्य जगहों में सैन्य व राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना चाहता था। साथ ही एक कारण और दिया जाता है, जो यह है कि अमेरिका सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत थी। साथियों जैसा कि आपने जाना कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों का जो ग्रुप था, उसमें अमेरिका और सोवियत संघ एक ही पाले से युद्ध लड़ रहे थे। आखिर फिर क्यों अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जाकर के उसका वर्चस्व क्यों दुनिया में इतना आगे बढ़ गया, क्यों, क्या, कैसे हुआ, इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। साथियों द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि वैश्विक राजनीति के मंच पर 2 देशों का उदय हुआ। एक का नाम यूएसए, दूसरे का नाम यूएसएसआर। साथियों इस बात को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बार बार इस बात को बता देना चाहता हूँ, इस बात की तरफ संकेत करना चाहता हूँ कि शीत युद्ध के केंद्र में जो मुद्दा था पहला, वो सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि ये दोनों देश चाहते थे अपना अपना वर्चस्व इस दुनिया पर स्थापित करना। शीत युद्ध के परिणाम में एक जबरदस्त घटना घटी, जिसका जिक्र करना यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसे हम शीत युद्ध की चरम परिणति कह सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं, जिक्र करते हैं उस घटना के बारे में जो शीत युद्ध के चरम परिणति के रूप में आई। दोस्तों अब हम बात करेंगे क्यूबा मिसाइल संकट की। यही वो घटना है, जी हाँ यही वो घटना है जो शीत युद्ध के चरम बिंदु तक दुनिया को ले गई। साथियों क्यूबा मिसाइल संकट की बात आइए हम करते हैं। साथियों 1961 की अप्रैल में
सोवियत नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि कहीं अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता न पलट कर दे। साथियों, आप जानते हैं कि क्यूबा कैरिबियन सी में अमेरिका के दक्षिणी तट से लगा हुआ नहीं मान सकते। अमेरिका के दक्षिणी जब छोर आप देखेंगे तो उसके थोड़ा सा आगे कैरिबियन सी है। कैरिबियन सी के जस्ट ऊपर एक देश आता है। जस्ट कैरिबियन सी के जस्ट नॉर्थ में एक छोटा सा आइलैंड नेशन है जिसका नाम है क्यूबा। क्यूबा को आप विश्व के चीनी के कटोरे के नाम से भी जानते हैं। साथियों, क्यूबा का जुड़ाव यूएसएसआर से था। सोवियत संघ इसे कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता भी देता था। सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता खुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैन्य अड्डे के रूप में बदलने का फैसला लिया। 1962 में खुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। अब यूएसएसआर अमेरिकी भूभाग के लगभग 2 गुने शहरों पर या 2 गुने ठिकानों पर हमला करने में सक्षम हो गया था। चलिए दोस्तों, एक मैप मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि जो सोवियत मिसाइलें क्यूबा में तैनात की गई थी, उन मिसाइलों के रेंज में अमेरिका का कितना बड़ा हिस्सा आता था। इस वीडियो पीडीएफ में ही मैंने एक इमेज ऐड की हुई है। इस इमेज को आप देखें। इस इमेज को जब आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला पॉइंट यही है क्यूबा, और इसके जस्ट नीचे वाला जो हिस्सा है वो कैरिबियन सी है। और ये ऊपर से आप देखेंगे, ये इसका अमेरिका का एक राज्य है फ्लोरिडा, उसका दक्षिणी हिस्सा है। और ये रहा आपका क्यूबा। और जो क्यूबा में सोवियत मिसाइलें तैनात थीं, उनकी रेंज ये देख रहे हैं आप दोस्तों, ये देखिए बहुत बड़ी रेंज थी उनकी। ठीक है, लगभग पूरा अमेरिका, लगभग पूरा उत्तरी अमेरिका, जिसमें कनाडा के कुछ हिस्से भी शामिल थे, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप भी उसकी रेंज में कुछ हद तक आता था, जैसे वेनेजुएला वगैरह, वेनेजुएला या ये पनामा और कंबोडिया वगैरह, नहीं कंबोडिया हो सकता है, ये आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, और दूसरा मैप जो मैं दिया हूँ उस मैप के बारे में भी आप जान ले कि दूसरा मैप जो है वो उस समय शीत युद्ध के दौरान यूरोप को लेकर था। शीत युद्ध के दौरान यूरोप किस तरह से विभाजित था ये भी आप देख लीजिए। जो आपको येलो जितने भी दिख रहे हैं, येलो ये सारे जो है नेटो के मेंबर थे। जो अमेरिकन लीड ग्रुप है, नेटो एक सैन्य संगठन है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ये पूरा पूंजीवादी अमेरिका के प्रभाव का क्षेत्र था। और ये जो रेड सर्किल आपको दिख रहा है, ये सर्किल नहीं सॉरी, रेड का लाल जो हिस्सा दिख रहा है, ये पूरा सोवियत संघ के प्रभाव में था। तो ये आप अच्छे से थोड़ा मैप देख लेना, ये आपको हकीकत बताएगा शीत युद्ध के दौर की। साथियों, जैसा कि आपने इस मैप में समझा कि क्यूबा में सोवियत मिसाइलें जो थीं, उनकी रेंज में अमेरिका का लगभग हिस्सा आ चुका था। क्यूबा में सोवियत परमाणु मिसाइलों की तैनाती की जो खबर थी वो अमेरिका को लगभग 3 हफ्ते बाद मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय के जॉन एफ कैनेडी थे, जिन्होंने अपने सलाहकारों के साथ बातचीत की और वे कुछ ऐसा करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो। लेकिन इस बात के लिए वे दृढ़ थे कि यूएसएसआर के राष्ट्रपति निकिता खुश्चेव को क्यूबा से परमाणु हथियार और मिसाइलें हटा लेनी चाहिए। अमेरिकन राष्ट्रपति कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकन नेवल फ्लीट को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाली सोवियत जहाज़ों को रोका जाए और सोवियत संघ पर एक दबाव बनाया जाए कि वे क्यूबा से अपने परमाणु हथियार हटा लें। ऐसी परिस्थिति में लगा कि अब युद्ध होकर रहेगा। इस संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया। यह टकराव कोई आम टकराव नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि 1945 में जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, लेकिन यह दौर था 1962 का, जब जापान पर गिराए गए परमाणु बम की तुलना में हजारों गुना ज़्यादा विध्वंसक हथियारों का परीक्षण ये दोनों देश यूएसए और यूएसएसआर कर चुके थे। किसी तरह बातचीत से साथियों
तृतीय विश्व युद्ध को आरंभ कर देने वाले इस घटनाक्रम को टाला गया तथा पूरी दुनिया ने चैन की सांस ली। यानी कि क्यूबा मिसाइल संकट को रशिया और अमेरिका ने बातचीत के अंदर सॉल्व किया था, टेबल पर बैठ के। इस तरह से क्यूबा मिसाइल संकट को टाल दिया गया। अंततः रशिया ने, यानी कि जब रशिया मैं कह रहा हूँ तो आप सोवियत संघ समझिए, क्योंकि रशिया तो आज है। इस तरह से सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलों को वहाँ से हटा लिया और रशिया ने अमेरिका से कुछ बातचीत में वादा किया। अमेरिका ने सोवियत संघ को से कुछ बातचीत का वादा किया कि अब जो क्यूबा पर तख्ता पलट की बात चल रही थी, जिसके चिंता के रशिया के सोवियत संघ के चिंता के केंद्र में क्यूबा का तख्ता पलट ही था कि सोवियत संघ को ऐसा लगता था कि कहीं अमेरिका तख्ता पलट न कर दे फिदेल कास्त्रो का। तो अमेरिका ने वचन दिया कि आप परमाणु मिसाइलें हटा ले जाइए यहाँ पर, और यहाँ से उसके बाद क्यूबा पे हम कभी हमला नहीं करेंगे। उसके बाद दोस्तों दुनिया ने चैन की सांस ली। यह घटना जो है शीत युद्ध की चरम परिणति होती, इसलिए आपको शॉर्ट स्टोरी में मैंने क्यूबा के मिसाइल संकट के बारे में बता दिया। दोस्तों आइए अब आपको इस चर्चा से थोड़ा सा आगे खींचने की कोशिश करूंगा, और अब आइए चर्चा करते हैं कि जो ये शीत युद्ध था, शीत युद्ध ये क्यों हुआ, इसका कारण क्या था। साथियों आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वैश्विक राजनीति के मंच पर अब अमेरिका और सोवियत संघ ही विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थे। इनके पास जो है ना, इन दोनों देशों अमेरिका और सोवियत संघ के पास इतनी क्षमता थी कि विश्व की किसी भी घटना को प्रभावित कर सकते थे। यूएसए और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का एक बड़ा कारण बना। शीत युद्ध शुरू होने के पीछे यह भी समझ काम कर रही थी कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बूते की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि परमाणु बम जब फटता है तो ये नहीं देखता कि ये जनता है किस राष्ट्र की, ये जनता किस राष्ट्र की है, किस जाति की है, किस धर्म की है। बम तो बम होता है, फटा और विनाश शुरू। दोस्तों परमाणु युद्ध की सूरत में दोनों पक्षों को इतना नुकसान उठाना पड़ता कि विजेता कौन है यह तय कर पाना ही असंभव हो जाता। साथियों अगर आज के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो आप अक्सर जो अपना पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसके टीवी चैनलों पर आप उसके अलग अलग मंत्रियों के आप बयान सुन सकते हैं कि हमारे पास 1.5 किलो के परमाणु बम है, ये बम है, इतना छोटा बम है, उतना छोटा बम है, इंडिया को नेस्तनाबूद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। दोस्तों बेशक पाकिस्तान के पास ऐसी मिसाइलें आज मौजूद हैं जिनकी जद में भारत का एक बड़ा हिस्सा, साउथ के भी कुछ हिस्से आते हैं, या यूँ कह लें कि लगभग साउथ भी पाकिस्तानी परमाणु मिसाइलों के जद में आता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि इतना गैर जिम्मेदाराना बयान पाकिस्तान की तरफ से आए कि हम भारत को नेस्तनाबूद कर देंगे और तबाह कर देंगे। और दोस्तों उन पढ़े लिखे बेवकूफ़ों को ये समझ नहीं आता कि जब आप भारत को नेस्तनाबूद करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो वो चुपचाप आपको देखेगा कि आप कैसे उसको नेस्तनाबूद करेंगे। तो साथियों उस देश को ये समझना चाहिए कि यह हमला या ये युद्ध किसी के लिए भी, खासकर परमाणु युद्ध जो होता है वो किसी के लिए भलाई का विषय है ही नहीं। हो सकता है कि आप थोड़ा कम क्षति पहुंचाएं और भारत आपको पूरी दुनिया से सफाई कर दे, है ना। तो इसलिए जब आपको पता हो कि सामने वाला हमसे ज़्यादा ताकतवर है तो फालतू में गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करने की ज़रूरत नहीं महसूस होती। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा मुझे बात याद आ गई थी कि पाकिस्तान के कुछ वीडियोस छोटे छोटे मैंने देखे थे, उसमें मुझे लगा था कि किसी ने, कोई राशिद शेख कुछ करके ऐसा कोई मंत्री था वहाँ का पाकिस्तान का, उसने कुछ ऐसे बयानबाजी की थी जब अभिनंदन वाला केस हुआ था, बालाकोट एयर स्ट्राइक के टाइम पे, जब थोड़ी तनातनी ज़्यादा हो गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, तो इस तरह का बयानबाजी राशिद शेख ऐसा कुछ करके ही नाम था उसने किया था। तो आइए हम अपने विषय पर आते हैं। विषय हम शीत युद्ध की बात कर रहे थे। दोस्तों शीत युद्ध की प्रमुख जो सैन्य विशेषताएं थी उन पर अगर ध्यान दें
तो इनमें 2 महाशक्तियां और उनके अपने अपने गुट थे। इन परस्पर प्रतिद्वंदी गुटों में शामिल देशों से अपेक्षा थी कि वे तर्कसंगत और जिम्मेदारी भरा व्यवहार करेंगे। इस संदर्भ में जिम्मेदारी का मतलब था कि संयम से काम लेना और तीसरे विश्व युद्ध के जोखिम से बचना। शीत युद्ध ने समूची मनुष्य जाति पर मंडराते खतरे को जैसे तैसे टाल दिया था। दोस्तों, अभी मैंने शीत युद्ध के कुछ कारणों के बारे में चर्चा की, जो कि स्क्रीन पे चल भी रहा है, आप देख सकते हैं। और चलिए आगे बात कर लेते हैं थोड़ा शीत युद्ध के प्रसार की, यानी कि शीत युद्ध का दायरा कितना बड़ा रहा, ये कहाँ तक दुनिया में कहाँ तक फैला, इसकी जो हनक थी वो दुनिया के किस किस हिस्से तक हुई, और क्या क्या शीत युद्ध के घटनाक्रम में पूरी दुनिया में शीत युद्ध के दौरान क्या क्या पूरी दुनिया में घटनाक्रम हुए। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि शीत युद्ध का दायरा दुनिया में कितना बड़ा। शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट आए थे। शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इन संकटों और लड़ाइयों की परिणति तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं हुई। जब हम शीत युद्ध के दायरे की बात करते हैं तो हमारा आशय ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां विरोधी खेमे में बटे देशों के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध हुए या इनके होने की संभावना बनी, लेकिन बातें हद से ज़्यादा नहीं बढ़ी। दोनों महाशक्तियां कोरिया में 1950 से 1953 में, बर्लिन में 1958 से 1962 में, कांगो में 1960 के दशक की शुरुआत में और कई अन्य जगहों पर सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ चुकी थी। कोरिया और वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि भी हुई, लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा और यह वैमनस्य विश्वव्यापी नहीं हो पाए। कई ऐसे मौके आए जब गहन संकटों को टालने में दोनों गुटों से बाहर के देशों ने कारगर भूमिका निभाई। इस संदर्भ में गुटनिरपेक्ष देशों की भूमिका को नहीं भुलाया जा सकता। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के कॉन्फ्लिक्ट के समय मध्यस्थता की थी, और कांगो में जो है उस समय जो अपने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे उन्होंने मध्यस्थता की थी। तो दोस्तों, ये रही पूरी कहानी, और इसमें मैंने 2 बातों पर विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित किया। पहला था शीत युद्ध और दूसरा था क्यूबा मिसाइल संकट। साथियों, अगर क्यूबा मिसाइल संकट को थोड़ा गौर से देखें ना, तो उसका मेल मिलाप आजकल घट रही घटनाक्रम से होता है। जैसा कि आप सब टीवी चैनलों पर, न्यूज़पेपर में आप एक बात तो तकरीबन 8-10 महीने से पढ़ ही रहे हैं कि रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया हुआ है। और अगर इस चैप्टर को अगर आपने सही से पढ़ा होगा, तो सही से सुना होगा, तो एक बात तो समझ में आ ही गई होगी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दोनों एक ही खेमे में होने के बाद जब युद्ध समाप्त हुआ तो दोनों अलग अलग बट गए और उन्होंने 2 ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का नेतृत्व करना शुरू किया, यानी कि 2 ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का जन्म हुआ। एक गुट का जो पूंजीवाद का समर्थक था उसका दादा था अमेरिका, और एक गुट था समाजवाद और साम्यवाद का, और उसका दादा था सोवियत संघ। हालांकि 1991 में 1991 में सोवियत संघ टूट गया। अब सोवियत संघ क्यों टूटा? शीत युद्ध के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन कैसे बना? 2 ध्रुवीय व्यवस्था में क्या क्या हुई? गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने आगे विश्व व्यवस्था में क्या भूमिका अदा की? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उसके क्या प्रभाव रहे? इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में आपसे फिर करेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इसको दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपके लिए एनसीईआरटी की सीरीज शुरू कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो एनसीईआरटी की आपको एक चीज़ इस वीडियो से समझ में आएगा कि मैं एनसीईआरटी को ना बहुत बोरिंग नहीं बनाऊंगा। एनसीईआरटी को एक कहानी के रूप में समझाऊंगा आपको, क्योंकि एनसीईआरटी कहानी के रूप में है ही आपके सामने लिखी हुई है ऐसी। और तो मैं उसको पीडीएफ को आपके स्क्रीन पर चला करके और क्या बोलते हैं वो आपको बोर करूं, ये मैं नहीं चाहता, क्योंकि आप ये सब चीज़ें और यूट्यूब चैनलों पर
पाते ही होंगे। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जो एनसीईआरटी में जो कहानी बताई गई है वो आपको अच्छे से समझ में आए और उसको मैं आपको समझाने में कामयाब हो जाऊं, बस इतना है। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करते रहिए और इसको जितना हो अपने ग्रुप वगैरह में लोगों से बताइए कि इस तरह का कोई चैनल है जो एनसीईआरटी को एक नए अंदाज में आपके सामने पेश कर रहा है। और साथ ही जो डिस्कशन हो रहा है वीडियो के अंदर उसका शॉर्ट नोट्स यानी कि पीडीएफ जो है भी उपलब्ध करा रहा है। दोस्तों, वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दिया है। और बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि जब आप वीडियो देखें तो उस चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाएं और टेलीग्राम में अपने आप को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो वीडियो की पीडीएफ, ये जो पीडीएफ आपकी स्क्रीन पे चल रही है, इसको जब मैं टेलीग्राम पे शेयर करूं तो सबसे पहले आपको मिले। हाँ, एक बात और जो ज़रूरी बात है, जब आप टेलीग्राम ये चैनल को सब्सक्राइब करें ना, तो उसके साइड में एक बेल आइकन होता है, घंटी सी बनी रहती है, उसको घंटी को जब प्रेस कर देंगे आप तो उस घंटी पे आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। तो इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी वो आपके यूट्यूब पे सबसे पहले आपको उपलब्ध होगी। तो साथियों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए। तब तक मैं एक नई वीडियो आपके लिए प्रिपेयर करता हूं और आपको एनसीईआरटी को सिखाने में और थिंकिंग क्रीचर बनाने में मदद करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं एंड करता हूं। थैंक यू सो मच।